हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। आज हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये जनरल फिजियोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थ्योरी एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ये एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का MBBS फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में ये थ्योरी में पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं एग्जैक्टली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है क्या, यानी कि डेफिनेशन व्हाट इज़ ए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो उसको समझाने के लिए आप एक सेल को कंसीडर करिए। तो मान लीजिए ये एक सेल है, ह्यूमन सेल, ओके, न्यूरॉन, मोर स्पेसिफिकली मान लीजिए न्यूरॉन, नर्व का एक सेल न्यूरॉन है, ठीक है। तो इसके अंदर, जैसे कि आपको मालूम है, इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको फ्लूइड को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, यानी कि इसके अंदर जो सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहेंगे, और सेल के जो बाहर है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में बहुत से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जैसे कि इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि देख लीजिए सोडियम है, सोडियम आयन है, क्लोराइड है, पोटेशियम है। उसी तरह बाहर भी पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, इनऑर्गेनिक, और इसके अंदर जो है फॉस्फेट भी है, फॉस्फेट भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। तो पूरा कैल्शियम इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी होता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में भी होता है। तो ये सब जो भी आयन्स हैं दोनों जगह होते हैं, लेकिन बास आयन्स जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी कि अंदर सेल के अंदर ज़्यादा मात्रा में होती है, और बास आयन्स जो है सेल के बाहर यानी कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा मात्रा में होते हैं। वो कौन से आयन्स हैं? तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी कि इसके अंदर जो है पोटेशियम की मात्रा, अगर हम कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज की हम बात करें तो पोटेशियम की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर हम सोडियम की मात्रा देखें तो सोडियम की मात्रा ECF में ज़्यादा होती है, ठीक है। ECF में पोटेशियम के मुकाबले सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। दोनों तरफ पोटेशियम सोडियम दोनों तरफ होती हैं, लेकिन सोडियम जो है बाहर ज़्यादा पाया जाता है, पोटेशियम जो है अंदर ज़्यादा पाया जाता है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम देखिए, यहाँ पर ECF यानी कि ब्लड या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जो है जस्ट मिलीमोल्स में अगर हम देखें तो 3.5 से लेके 5 अराउंड 5 मिलीमोल पर लीटर होगा अंदाजन, और यहाँ पर 140 मिलीमोल होगा। और अगर हम सोडियम की अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये भी तकरीबन 144 मिलीमोल बाहर रहेगा, और अंदर जो है बस अराउंड 14 मिलीमोल रहेगा। तो उतना फ़र्क है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन यानी कि सेल के बाहर का जो है वो है सोडियम, ये याद रख लीजिएगा। हमारा पूरा डिस्कशन अभी ये सोडियम पोटेशियम के बीच में रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रासेलुलर कैटायन इज पोटेशियम। अभी ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है, हम इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए उससे पहले और एक चीज़ आती है, पहले डेफिनेशन पे आने के लिए मैं आपको ये बेसिक्स बता रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत से आयन्स होते हैं, मैंने आपको कहा सोडियम भी होगा अंदर, कैल्शियम भी होगा, और क्लोराइड भी होगा, फॉस्फेट, प्रोटीन्स, बहुत से चीजें होंगे, ठीक है। लेकिन पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है। तो ये जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं ये जो है न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स जो बाहर भी होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये जो दोनों है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। एक अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव आयन है कैटायन और एक आयन यानी कि नेगेटिव चार्ज, ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ये न्यूट्रलाइज होने के बाद बाज़ वक्त क्या है, ज़्यादा आयन्स यानी बाज़ जगह पॉजिटिव आयन्स की मात्रा ज़्यादा होती है या नेगेटिव आयन्स की ज़्यादा होती है। आमतौर पे ह्यूमन सेल्स के अंदर इंटीरियर ऑफ द सेल नेगेटिव पाया जाता है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव आयन्स पाए जाते हैं, यानी कि इंटीरियर जो है नेगेटिव होता है बाहर के मुकाबले, ठीक है। एक्चुअली इसकी ये जो फ्री आयन्स होते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिसाइड करते हैं वो बहुत कम होते हैं। टोटल जो दूसरे जो आयन्स होते हैं सेल्स के अंदर वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। उसके न्यूट्रलाइज होने के बाद जो एक्स्ट्रा आयन्स बचते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के करीब हो जाते हैं। तो इंट्रासेलुलरली यानी कि अगर सेल के अंदर देखें तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा, और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर देखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। अगर हम इसको रिकॉर्ड करें कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को, जो कि बेसिकली एक वोल्टामीटर होता है, कि मान लीजिए एक
वोल्टामीटर है, वोल्टेज डिफरेंस रिकॉर्ड करने का एक डिवाइस है जो कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। एक मान लीजिए सिंपल वोल्टामीटर है, उसके 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अगर हम एक इलेक्ट्रोड सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रखें और दूसरा इलेक्ट्रोड भी अगर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रखें तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा, यानी सेल मेम्ब्रेन पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। अगर हम ये दूसरा इलेक्ट्रोड सेल मेम्ब्रेन के अंदर पियर्स करें, ओके, एक माइक्रो इलेक्ट्रोड्स के जरिए, माइक्रो इलेक्ट्रोड जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हो, और हम सेल मेम्ब्रेन के जो है पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन देखें, यानी बाहर का और अंदर का मिलाकर अगर हम इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर हमारे को न्यूरोनल सेल्स में 70 मिलीवोल्ट नजर आएगा। तो potential difference across the cell membrane at the resting condition is called as resting membrane potential, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन के आतराफ, सेल जब रेस्टिंग कंडीशन पे होता है उसके आतराफ जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो डिफरेंट सेल्स, यानी कि हमारे बॉडी में बहुत से सेल्स हैं, ठीक है, तो उसमें -9 से लेके -100 मिलीवोल्ट तक पूरे डिफरेंट सेल्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। न्यूरॉन का -70 मिलीवोल्ट है, और कार्डियक मसल और हमारा स्केलेटल मसल का -90 मिलीवोल्ट है तकरीबन, और कार्डियक मसल का -85 से -90 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। आज के हम एग्जांपल में न्यूरॉन के सेल लेंगे, यानी कि नर्व सेल। तो न्यूरॉन के अंदर अगर हम एक इलेक्ट्रोड बाहर रखें, एक अंदर रखें, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस रेस्टिंग कंडीशन ऑफ ए सेल पे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एट द रेस्टिंग कंडीशन, यानी कि रेस्टिंग कंडीशन पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेल मेम्ब्रेन के अतराफ देखेंगे तो उसे कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। अब सवाल उठता है, अब तकरीबन पूरे सेल्स में माइनस है, तो ये माइनस क्यों होता है, यहाँ पे नेगेटिव क्यों होता है? और डिफरेंट सेल्स में देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे कि न्यूरॉन में -70 है, स्केलेटल मसल में -85 से -90 तक होता है। तो डिफरेंट मसल्स में डिफरेंट मसल है या नर्व है या दूसरे डिफरेंट कोई भी सेल्स में इतना ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है, अलग अलग क्यों होता है, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन, जिसे कहते हैं जेनेसिस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी कि ये माइनस क्यों होता है और इतनी क्वांटिटी यानी कि इतना -70 या -90 क्यों होता है, तो वो जेनेसिस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, एक 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द जेनेसिस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जनरेशन होता क्यों है, ठीक है। तो आपको अभी मैंने बेसिक्स बता दिया है, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी डिटेल्स मालूम करते हैं जेनेसिस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, क्योंकि होता क्यों है इसमें, ठीक है। तो अभी फिर से एक सेल ले लीजिए, न्यूरॉन का ही हम एग्जांपल ले लेंगे। अल्टीमेटली अगर हम रेस्टिंग कंडीशन में अगर हम सेल को अगर इस तरह एक इलेक्ट्रोड बाहर सेल मेम्ब्रेन पे है और एक इलेक्ट्रोड अंदर अगर आ जाए तो उसका जो है रिकॉर्डिंग -70 मिलीवोल्ट होता है। यही एग्जांपल लेके अब हम ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। तो ये क्यों होता है, कैसे ये पोटेंशियल वहाँ तक जो होता है, हम थोड़ा इसके बारे में ज़रा डिटेल मालूमात करेंगे अभी, ठीक है। तो न्यूरॉन के एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। तो इसके रीजंस यानी कि ये जेनेसिस यानी कि कारण क्यों -70 मिलीवोल्ट है, ठीक है। तो इसके बहुत से कारण हैं, तो मैं अभी आपको 1 बाय 1 बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले एक चीज है सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। तो आपको मालूम होगा सेल मेम्ब्रेन में, ओके, सेल मेम्ब्रेन पर एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम पंप, यानी सेल मेम्ब्रेन में एक सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप होता है। तो उसका काम क्या होता है, वो जो है 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स, 3 सोडियम के जो मॉलिक्यूल्स है वो सेल के अंदर से बाहर फेंक देता है, सेल के बाहर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। साथ ही साथ वो जो है बाहर से पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम को जो है अंदर फेंक देता है। कितने? 2 पोटेशियम को बाहर से जो है अंदर को 2 पोटेशियम फेंक देता है, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, तो अब देखिए यहाँ से 3 सोडियम जो है 3 पॉजिटिव आयन सेल के अंदर से बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम
जो है सेल के अंदर आ रहे हैं, यानी कि 2 पॉजिटिव आयन अंदर आ रहे हैं। तो अगर ये कंटिन्यूस ये जो चलता रहता है, तो ये जो चलने की वजह से तो क्या होगा, तो ज़्यादातर सोडियम जो अंदर का जो सोडियम था, तो सोडियम बाहर रहेगा और पोटेशियम जो है ज़्यादातर अंदर रहेगा। ये एक कारण या रीज़न है कि पोटेशियम अंदर ज़्यादा क्यों है, ठीक है। तो पोटेशियम अंदर रहेगा और सोडियम बाहर रहेगा, ये एक हो गया। और एक चीज़ क्या है, ये 3 पॉजिटिव चार्जेस को बाहर ला रहा है और 2 पॉजिटिव चार्जेस को अंदर ला रहा है। तो अल्टीमेटली सेल के अंदर जो है नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 3 पॉजिटिव चार्ज को बाहर फेंक रहा है और 2 अंदर ले रहा है, ठीक है। तो ये एक कारण है ये माइनस होने का। लेकिन सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप से -70 मिलीवोल्ट नहीं होता है नर्व्स में या न्यूरॉन्स में, ठीक है। ये जस्ट बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है, अराउंड -4 मिलीवोल्ट इससे हो जाता है। नहीं, ज़्यादातर नेगेटिविटी होती है, लेकिन इनसाइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा, पॉजिटिव जाने 3 ज़्यादा जाते हैं और 2 अंदर आने के बावजूद भी इसमें जो है बस एक इसका जो कंट्रीब्यूशन है -70 में जस्ट -4 मिलीवोल्ट होता है, यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप मेन कारण नहीं है ये होने के लिए, एक रीज़न है, ठीक है। ये है बस इसके लिए -70 मिलीवोल्ट में से जस्ट इसका कंट्रीब्यूशन एक तकरीबन -4 या -5 मिलीवोल्ट है, ठीक है। अब दूसरा रीज़न है सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ओके, सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर बहुत से आयोन चैनल्स होते हैं, ओके, आयोन चैनल्स होते हैं जो कि प्रोटीन के होते हैं, आयोन चैनल्स होते हैं। तो इस आयोन चैनल्स के ज़रिए कोई भी आयोन्स जो है या तो सेल्स के अंदर से बाहर जा सकता है या बाहर से अंदर जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये पोटेशियम चैनल्स हैं, पोटेशियम आयोन चैनल्स है, तो पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा रहेगा, वहाँ से या तो अंदर से बाहर रहेंगे, अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहा तो बाहर से अंदर रहेंगे, ठीक है। उसी तरह सोडियम के भी चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स होते हैं, वो भी प्रोटीन के ऐसे ही चैनल्स होते हैं, इसको लीकी चैनल्स कहते हैं, ठीक है। बहुत से चैनल्स होते हैं, चैनल्स देखिए लिगैंड गेटेड होता है, वोल्टेज ऑपरेटेड चैनल्स होते हैं, अभी उसके बारे में मैं डिटेल नहीं जाऊंगा। ये बस एक लीकी चैनल्स मान लीजिए, ये सोडियम के चैनल्स हैं, ये पोटेशियम के चैनल्स हैं, ठीक है। तो आमतौर पे हमने आपको बताया था कि पोटेशियम की मात्रा सेल के अंदर ज़्यादा होती है और सोडियम की बाहर होती है, ठीक है। तो जब पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है तो पोटेशियम जो है अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है, अंदर से बाहर जाएगा इस लीकी करंट से। तो इसे कहते हैं, क्यों जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम तकरीबन देखिए अंदाजन एक 140 मिलीमोल है, बाहर जस्ट 3 से 4, 3.5 से 4.5 मिलीमोल है। तो पोटेशियम की मात्रा बाहर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो डिफ्यूज़ हो जाता है, डिफ्यूजन, ओके। तो ये डिफ्यूजन पोटेंशियल कहते हैं इसको, जो डिफ्यूज़ होता है क्योंकि यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो किस वजह से जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। उसी तरह सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, तकरीबन 145 मिलीमोल रहेगा पर लीटर में, और अंदर बस 14 मिलीमोल पर लीटर रहेगा। उसी तरह सोडियम जो है अंदर आएगा क्योंकि वहां पे बाहर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इसकी जो परमेबिलिटी है, जो सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है, पोटेशियम के लिए ज्यादा है और सोडियम के मुकाबले, यानी कि ज़्यादातर जो है ये सेल मेम्ब्रेन पोटेशियम को बाहर परमेबिलिटी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम को जाएगा, लेकिन पोटेशियम को बाहर फेंकेगा इस चैनल की वजह से। लेकिन ये जो सोडियम चैनल्स हैं इसको वो उतनी परमेबल नहीं है, तकरीबन ये 100 गुना ज़्यादा परमेबल होता है पोटेशियम चैनल, 100 गुना ज़्यादा, यानी उसकी क़ुव्वत जो है ज़्यादा है। तो सोडियम जो है उसकी उतनी क़ुव्वत नहीं होती है, तो सोडियम कम अंदर आता है। हालांकि उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सोडियम की मात्रा बाहर ज़्यादा होती है सेम पोटेशियम की तरह, लेकिन फिर भी होने के बावजूद भी ये उतना परमेबल नहीं होता है पोटेशियम के मुकाबले, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरे आयोन्स होते हैं कि जैसे कि हम प्रोटीन्स हैं,
या फॉस्फेट्स हैं, ठीक है। तो ये जो फॉस्फेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये जो हैं एनायंस हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड एनायंस हैं। तो ये एनायंस जो है परमेबल नहीं होते, ये बाहर नहीं जा सकते, ये अंदर ही रहते हैं और नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो कि पोटेशियम के लिए ज़्यादा होती है, ठीक है, वो एक रीज़न की वजह से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर जाता है और कम पॉजिटिव चार्ज अंदर आता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज जो है यहीं पर रहता है, इस वजह से जो है नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव इस वजह से होता है, ये एक रीजन है सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल या फिजिक्स के फॉर्मूलेस पे, ताकि हम इसकी जेनेसिस को अच्छी तरह से और समझें। पहले आते हैं गिब्स डोनॉन इक्विलिब्रियम। गिब्स डोनॉन इक्विलिब्रियम। सो ये गिब्स डोनॉन इक्विलिब्रियम क्या है? सो गिब्स डोनॉन इक्विलिब्रियम के मुताबिक अगर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और वो जो है दो सॉल्यूशंस को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए बीकर है, इसके अंदर जो है एक फ्लूइड है, पोटेशियम क्लोराइड एक फ्लूइड है, और बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन की तरह है और अतराफ में फ्लूइड है, ओके। जैसे कि हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसी तरह उस दोनों फ्लूइड को सेपरेट करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अतराफ देखिए पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम होता है और क्लोराइड जो है नेगेटिव चार्ज होता है। पोटेशियम और क्लोराइड सोल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है। तो गिब्स डोनॉन इक्विलिब्रियम के मुताबिक एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी डिफ्यूजिबल आयोन्स है, पॉजिटिव आयोन्स को कैट आयोन्स कहते हैं, नेगेटिव को एन आयोन्स कहते हैं। तो डिफ्यूजिबल एन आयोन्स और कैट आयोन्स की मात्रा इक्वल रहेगी, यानी कि एट इक्विलिब्रियम गिब्स डोनॉन इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि कोई भी एक जब इक्विलिब्रियम हो जाता है, यहाँ से चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर मान लीजिए क्लोराइड ज़्यादा है तो क्लोराइड वहाँ से इधर जाएगा, पोटेशियम अगर यहाँ से ज़्यादा है तो पोटेशियम यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम में यानी सब ट्रांसफर होने के बाद एट इक्विलिब्रियम जो चार्ज है अक्रॉस दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इक्वल रहेगा, यानी कि इसकी जो मात्रा है टोटल कैट आयोन्स आर के कॉन्सेंट्रेशन जो है एनायंस के बराबर रहेंगे। ये मान लीजिए ए साइड है, ये बी साइड है, तो पोटेशियम ए साइड का और क्लोराइड के ए साइड के बराबर है, यानी टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज न्यूट्रल रहेगा इक्विलिब्रियम पे, यानी कि पोटेशियम इज कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड। उसी तरह पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बी साइड पे, ओके, ये बी है, ये ए है, ठीक है। तो पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन जो है क्लोराइड के बराबर है ना, यानी कि एट इक्विलिब्रियम द सॉल्यूशन ऑन आइदर साइड विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि कैट आयोन्स की मात्रा एन आयोन्स के बराबर रहेंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल रहेंगे। उसके अलावा और एक सेकंड पॉइंट क्या है गिब्स डोनॉन इक्विलिब्रियम के हिसाब से, द प्रोडक्ट ऑफ डिफ्यूजिबल कैट आयोन्स एंड एन आयोन्स ऑन वन साइड, यानी कि अगर प्रोडक्ट डिफ्यूजिबल कैट आयोन्स का पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन हम अगर देखें और इसको क्लोराइड से प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ कैट आयोन्स एंड एन आयोन्स ऑन वन साइड इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट ऑफ कैट आयोन्स हैं एंड एन आयोन्स टुगेदर, ठीक है। यानी पोटेशियम और क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ए साइड का पोटेशियम और क्लोराइड के कॉन्सेंट्रेशन बी साइड में के बराबर रहेंगे। अगर हम इसी को और थोड़ा इसको हम एक्सपैंड करें, यानी कि रेशियो बनाएं, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम बी रेशियो इज इक्वल टू क्लोराइड का बी डिवाइडेड बाय क्लोराइड ऑफ बी, ठीक है। तो इसका रेशियो इस तरह होगा, ठीक है। तो ये गिब्स डोनॉन इक्विलिब्रियम है, ठीक है। नॉर्मली एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में अगर कोई सोल्यूशन है जिसमें डिफ्यूजिबल, याद रखिए डिफ्यूजिबल कैट आयोन्स या एन आयोन्स है, तो इस तरह से ट्रांसफर होता है। लेकिन ह्यूमन सेल्स में जैसे मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजिबल कैट आयोन्स एंड एन आयोन्स होते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, डिफ्यूजिबल कैट आयोन्स और एन आयोन्स हैं। उसके अलावा ह्यूमन सेल में क्या होता है,
नेगेटिवली चार्ज आयन लाइक प्रोटीन्स या फॉस्फेट, ये जो है ये सेल के अंदर होते हैं, पाए जाते हैं प्रोटीन्स और फॉस्फेट जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं यानी कि आयन है, लेकिन ये जो है नॉन डिफ्यूजिबल है यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन के से क्रॉस नहीं हो पाते हैं, सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं हो पाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं होने की वजह से ये सिर्फ एक ही जगह रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये इंट्रासेलुलर कंटेंट है, इंट्रासेलुलर कंटेंट है तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही रहते हैं ये, तो प्रोटीन्स या फॉस्फेट्स आयन से। तो अगर हम गिब्स डेनॉन इक्विलिब्रियम अगर ह्यूमन सेल में यही फिनोमिना डालेंगे तो आपको जैसे पता है उसका पहला पॉइंट है कि पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा इक्विलिब्रियम में, तो पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि अगर हम ये मान लेंगे अगर अंदर और एक नॉन डिफ्यूजिबल आयन है तो यही जो स्टेटमेंट है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, पोटेशियम ऑफ ए इज इक्वल टू क्लोराइड ऑफ ए प्लस ये जो नॉन डिफ्यूजिबल आयन है, यानी इसको अगर टुगेदर ये नेगेटिव चार्ज को अगर इकट्ठा करेंगे तो वो इसके बराबर रहेगा, ठीक है। वो साइड सेम रहेगा क्योंकि वहाँ पे नॉन डिफ्यूजिबल आयन नहीं है, ये एक पॉइंट है। फिर दूसरे पॉइंट अगर हम यहाँ पे वही चीज़ को अगर हम देखें कि सम ये प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके, अगर हम वो डालेंगे तो यही चीज़ अगर हमको क्लोराइड के साथ जो है नेगेटिव का ये नॉन डिफ्यूजिबल आयन्स का भी हमें मिलाना पड़ेगा। तो अब हमें इस चीज़ से गिब्स डेनॉन इक्विलिब्रियम से हमें ये चीज़ पता लग जाती है कि जहाँ पर, तो अगर अब ये देखिए इससे क्या होगा, पोटेशियम जो है क्लोराइड प्लस इनऑर्गेनिक के बराबर है, यानी कि पोटेशियम का लेवल इसकी जो वैल्यू है क्लोराइड और ये मिला के होती है। और अगर हम दूसरे साइड देखें जहाँ पर डिफ्यूजिबल आयन नहीं है तो वहाँ पर पोटेशियम की मात्रा क्लोराइड के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे तो इससे ये मालूम होता है कि पोटेशियम ये साइड जहाँ पर नॉन डिफ्यूजिबल आयन यानी कि प्रोटीन्स और फॉस्फेट होता है, तो यहाँ पे पोटेशियम की मात्रा पोटेशियम का लेवल बी साइड से ज़्यादा है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ का जो पोटेशियम का लेवल है ए साइड में जो है पोटेशियम के बी से ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरह अगर क्लोराइड को देखें हम, क्लोराइड का अगर लेवल देखें वो साइड का, तो क्लोराइड का लेवल जो है बी कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ के क्लोराइड से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये दोनों मिलाकर इक्वल होगा पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले। तो उसी तरह एक साइड जो है जहाँ पर ज़्यादा एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन होता है तो वहाँ पर कैटायंस जो है उसका लेवल दूसरे साइड से ज़्यादा होगा और आयन का वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो ये जो है ये फैक्ट जो है गिब्स डेनॉन इक्विलिब्रियम से हमें ये पता चल जाती है कि इंटरनल नेगेटिविटी क्यों होती है, क्योंकि ये प्रोटीन और फॉस्फेट्स की वजह से होती है। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटायंस यानी कि पोटेशियम यहाँ पे ज़्यादा क्यों है और इधर क्यों है, सोडियम वहाँ पर ज़्यादा क्यों है, अंदर कम क्यों है, तो ये एक हमें आइडिया देता है। तो गिब्स डेनॉन इक्विलिब्रियम भी एक रोल प्ले करता है हमें समझने के लिए जेनेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्स्ड पोटेंशियल, ठीक है। नर्स्ड पोटेंशियल या नर्स्ड इक्वेशन, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। व्हाट इज नर्स्ड पोटेंशियल, ठीक है। सो नर्स्ड पोटेंशियल बेसिकली क्या है, डिफ्यूजन पोटेंशियल का रिलेशनशिप बताता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन आयन इनसाइड और आउटसाइड के रिलेशन को बताता है, ठीक है। मैं आपको फिर से अच्छे से बता दूंगा कि नर्स्ड पोटेंशियल एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो उसको समझने के लिए ज़रा सा थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये नर्स्ड पोटेंशियल। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको तकरीबन जेनेसिस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑलमोस्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, तो मैंने आपको कहा था यहाँ पे लीकी चैनल्स होते हैं, सोडियम के भी होते हैं, पोटेशियम के भी होते हैं। तो पोटेशियम का जो है लीकी चैनल परमेबिलिटी ज़्यादा होती है सोडियम के मुकाबले, ठीक है। अभी हम ये सिर्फ 2 लीकी चैनल्स को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए इस सेल में अभी सोडियम को भूल जाइए, सिर्फ पोटेशियम है, तो पोटेशियम का जो लीकी चैनल्स है तो पोटेशियम जो है अंदर से बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि जहां पर ज्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन है वहां से कम
डिफ्यूजन यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है अंदर ज़्यादा है, तो इस वजह से पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा। तो ये जो कुव्वत से जाएगा, जो चार्ज से जाएगा, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और अब हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं तो इसको कहेंगे डिफ्यूजन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम, यानी कि किस कुव्वत से जाएगा उसे कहते हैं डिफ्यूजन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम कहेंगे, ठीक है, डिफ्यूजन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम कहेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे पोटेशियम है, तो जैसे जैसे यहाँ से निकलते जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ज़्यादा यहाँ पे पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो पोटेशियम जो है बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकलेगा। जब पोटेशियम जो है अंदर से जब बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर जो चार्ज है, पहले जो चार्ज है तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो यहाँ का जो अंदर का चार्ज है वो नेगेटिव होता रहेगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हमारा जो है पॉजिटिव आयन यानी कि कैट आयन बाहर जा रहा है, तो सेल के अंदर क्या है, नेगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, ठीक है। सेल के अंदर नेगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ने की वजह से सेल्स क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होगा, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था, अब इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होगा। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट यानी कि जब सेल के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है और बाहर जो है पॉजिटिविटी है, तो सेल क्या करेगा, पॉजिटिव आयन को अंदर खींचने की कोशिश करेगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, कौन से चार्ज को ज़्यादा ज़रूरत है वो वहां पर खींचेगा। तो दो फोर्स एक्ट करेंगे, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है जो कि पोटेशियम को अंदर से बाहर फेंक रहा है, और एक है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है पोटेशियम को बाहर से अंदर लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक स्टेज ऐसा आएगा जब कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा। नेट मूवमेंट क्यों नहीं होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जब इक्वल हो जाएंगे, तो जब कोई पोटेशियम ना बाहर जाएगा ना पोटेशियम अंदर जाएगा। कब होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के बराबर होगा, तो उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। ओके, सो द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल आयन। ओके, सो अब ये पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की वैल्यू है, उसको कैलकुलेट करते हैं एक फॉर्मूले से। उसका फॉर्मूला है -2.3 भी बात यूज करते हैं, बस आपको सिंप्लीफाई में बता दो, -RT/ZF natural logarithm concentration of the potassium inside divided by concentration of the potassium outside। ठीक है, concentration पोटेशियम का जो है आउटसाइड, ठीक है, I और O यूज कर रहा हूं। सो इक्विलिब्रियम पोटेशियम, अगर हम ये सब चीज़ों की वैल्यू डाल दें, ये जो है गैस कांस्टेंट है, RT जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, Z यानी कि वैलेंसी जो कि 1 होता है, 1 होता है पोटेशियम के लिए, या फेरेडेज कांस्टेंट, अगर हम ये सब वैल्यूज डाल दें, ठीक है, डाल दें, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम इनसाइड, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम यहाँ पे 144 मिलीमोल है, और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड जो है बहुत कम है, 3.5 से 4.5 है। अगर सब वैल्यूज डाल दें तो हमें इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम तकरीबन -90 से -94 मिलीवोल्ट होगा। ये एक इंडिविजुअल आयोन्स के लिए होता है, तो इसे कहते हैं नर्स पोटेंशियल। समझ गए आप? नर्स पोटेंशियल क्या है? नर्स पोटेंशियल जो है एक रिलेशनशिप है जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयोन्स इनसाइड और आउटसाइड को जो रिलेशनशिप बताता है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जब अटेंड होता है जब इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक दूसरे को अपोज कर देते हैं, और नेट डिफ्यूजन यानी कि अंदर और बाहर जाने की जो क्रिया है कोई पर्टिकुलर आयोन की, वो नहीं रहती है। तो ये जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है ये सिर्फ एक आयन की होती है। उसी तरह इक्विलिब्रियम पोटेंशियल सोडियम का भी होता है। मान लीजिए हम पोटेशियम को भूल जाइए, पोटेशियम चैनल काम नहीं कर रहा, सोडियम है, सोडियम का भी इसी तरह कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा होता है और अंदर कम होता है। तो सोडियम जो है अंदर आएगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। जब ये अंदर आएगा तो यहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो है पॉजिटिव चार्ज को ये खींच लेगा ताकि बाहर भी बराबर चार्ज मेंटेन रहे अपना। तो जब ये खींचेगा तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से अंदर जाएगा और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट से सोडियम बाहर आएगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के बराबर हो जाएगा, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, और वो नर्स पोटेंशियल होता है। तो उसी तरह अगर यही वैल्यूज को हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसको अगर हम डालें, अगर हम सोडियम का अगर हम देखें, ठीक है, यही वैल्यूज में अगर हम डालें सोडियम का जो है आउटसाइड और सोडियम का जो है इसको इनसाइड
जो रेशियो हम करें तो इसका वैल्यू होता है +61 मिलीवोल्ट। ओके, तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ sodium is +61 millivolt, equilibrium potential of potassium is -94 millivolt, equilibrium potential of chloride is -70 millivolt, okay, equilibrium potential of calcium is +132 millivolt, okay। तो उसी तरह इक्विलिब्रियम पोटेंशियल यानी कि बेसिकली ये डिफ्यूजन पोटेंशियल है जो जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जब इक्वल हो जाते हैं तो उसे कहते हैं नर्स पोटेंशियल, ठीक है। तो इस नर्स पोटेंशियल को ये तो कांस्टेंट होते हैं, ये वैल्यूज वेरी होती हैं, तो यानी कि ये जो है गैस कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वैलेंसी ऑफ ए आयोन और फैराडेज कांस्टेंट ये इक्वल है। तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को और एक सिंप्लीफाइड फार्मूला में दिया गया है +or-61 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयोन इनसाइड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयोन आउटसाइड, ओके। ये फार्मूला भी नर्स्ट इक्वेशन के लिए यूज कर सकते हैं, या तो ये या तो ये। और एक फार्मूला -2.3 RT, ठीक है। ये सब वैल्यूज अगर हम डाल दें तो ये है, तो ये नर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो नर्स्ट इक्वेशन से हमें इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ आयन मालूम होगा, यानी कि एक सिंगल आयन का। तो ये भी जेनेसिस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि देखिए -70 मिलीवोल्ट जो है उसमें से सोडियम पोटेशियम पंप का मैंने कहा था जस्ट -4 मिलीवोल्ट है। पोटेशियम की वजह से जो है -94 मिलीवोल्ट होता है। अगर मान लीजिए पोटेशियम आयन काम नहीं कर रहा है, सिर्फ सोडियम काम कर रहा है, तो सोडियम की वजह से होता है +61 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो भी सेल मेम्ब्रेन में सिर्फ पोटेशियम या सोडियम नहीं होता है, बहुत से आयन चैनल्स होते हैं, क्लोराइड भी होता है, कैल्शियम भी होता है। लेकिन न्यूरॉन का अब हम बात करें तो तीन इंपॉर्टेंट आयन चैनल्स का अगर हम पोटेंशियल देखें, पोटेशियम है, क्लोराइड, सोडियम है, और एक क्लोराइड का भी मान लीजिए क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड भी एक्स्ट्रा सेलुलर ज़्यादा होता है, तो क्लोराइड का भी अगर हम मान ले तो हम टोटल अगर हम इसका अगर हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल हम पोटेशियम का, सोडियम का और क्लोराइड का अगर हम मालूम करें तो वो फार्मूला जो है वो कहलाता है गोल्डमैन-हॉजकिंस कैट्स इक्वेशन, ठीक है। तो उससे हमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की एक्चुअल वैल्यू मालूम होगी। तो गोल्डमैन-हॉजकिन कैट्स इक्वेशन एग्जैक्टली है क्या, आपको बता दूं, ये तो इंडिविजुअल आयन का है, यानी कि नर्स्ट इक्वेशन से हमें पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पता चल जाएगा, जगह -90 से -94 मिलीवोल्ट है। सोडियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पता चल गया, क्लोराइड का पता चल गया -70 मिलीवोल्ट है। लेकिन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो अल्टीमेट हमारा आज का टॉपिक है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है सिर्फ ये एक से नहीं होता है, सबसे जुड़ के होता है, यानी कि टोटल सम। अगर हम पूरे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को अगर सम करें तो यानी कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, अगर मान लीजिए V मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को गोल्डमैन-हॉजकिंस कैट्स इक्वेशन के जरिए कैसे लिखेंगे, तो इसमें देखिए परमियाबिलिटी ऑफ पोटेशियम, ठीक है, परमियाबिलिटी ऑफ द पोटेशियम मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम इनसाइड, ठीक है, प्लस, क्योंकि ये जो है परमेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर क्योंकि आपको मैंने बताया सोडियम जो है परमेबिलिटी इसकी कम है पोटेशियम के मुकाबले, पोटेशियम की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पोटेशियम की बजाय फिर परमेबिलिटी ऑफ सोडियम पे भी डिपेंड करेगा, परमेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा, फिर चार्ज पे भी और कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा कि बाहर कितना कॉन्सेंट्रेशन है और अंदर कितना है, चार्ज पे भी डिपेंड करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोडियम इनसाइड प्लस परमेबिलिटी ऑफ क्लोराइड मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आउटसाइड है, इसको डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ द पोटेशियम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम आउटसाइड, फिर इसको प्लस परमेबिलिटी ऑफ द सोडियम मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोडियम आउटसाइड प्लस परमेबिलिटी ऑफ द क्लोराइड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड इनसाइड, ठीक है। तो ये रेशियो, ये इक्वेशन जो है गोल्डमैन-हॉजकिन कैट्स इक्वेशन है, ठीक है, जो कि V यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, V मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और ये P के परमेबिलिटी है, ये कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड है, ये कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड है, ठीक है। तो अगर हम ये इसकी वैल्यूज, हम परमेबिलिटी की वैल्यू, पोटेशियम की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, पोटेशियम की कम, सोडियम की कम होती है, ये अगर हम सब इकट्ठा डालें तो टोटल हमें जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल न्यूरॉन का -70 मिलीवोल्ट मिल जाता है, ये गोल्डमैन-हॉजकिन कैट्स इक्वेशन के जरिए। यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होने के लिए इतने सब फैक्टर्स होते हैं, यानी कि -70 मिलीवोल्ट
इंटीरियर नेगेटिव होता है आउटसाइड के मुकाबले रेस्टिंग कंडीशन में। तो ये होने के लिए इतने सब फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यही सब था आज के इसमें। तो याद रखिए हर सेल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। हम एक्शन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। इसमें एक्शन पोटेंशियल सिर्फ एक्साइटेबल टिश्यूज में जैसे कि न्यूरॉन्स और मसल्स यानी कि स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल्स में होता है। धन्यवाद।